हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। आई होप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे बेटा। रिदम क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी फिजिक्स की, जिसमें हमने 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ एंड चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम को हमने क्लियर किया था और उस पर 1-2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। डिले हो गया, मतलब कुछ इश्यूज़ आ गए इस वजह से, तो 1-2 दिन की क्लास नहीं हो पाई, जिसमें बीच और क्लासेस सर ने डाल दी थी आपकी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री वगैरह की। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे जो कूलाम का नियम आता है उस कूलाम के नियम को ही कंटिन्यू करते हैं। और कूलाम के नियम का जो अगला जो सेगमेंट है हमारे पास, वो आता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलाम्स लॉ। ठीक है ना। तो देखो, अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास है कूलाम का नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। देखो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको पता है कि कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं और चार्ज पार्टिकल, जैसे हम अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड हमारे पास किसका नियम है? कूलाम का नियम है। वहाँ पर अपन बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसकी, और यहाँ पर बात करते हैं अपन स्थिर वैद्युत बल की। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल है, जैसे सपोज हमारे पास कोई एक पॉइंट पार्टिकल है ये वाला, और इस पर चार्ज हमारे पास कितना है? सपोज Q1, और इससे कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है जिसका चार्ज हमारे पास कितना है? Q2, और दोनों पार्टिकल के बिटवीन हमारे पास कोई ना कोई डिस्टेंस है जिसको हमने कंसीडर कितना कर लिया है? R कंसीडर कर लिया है। अब देखो, ये हमारे पास, मैंने आपको बोला पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश। क्या बोला? बिंदु आवेश। तो देखो, बिंदु आवेश जैसा कोई फिनोमिना है नहीं, लेकिन अपन ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इनकी जो क्वांटिटी हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जो आवेश का जो परिमाण है ना, वो परिमाण इतना छोटा है कि अगर इसको यहाँ से अगर देखा जाए हमारे पास तो ये बहुत छोटा नज़र आएगा, और इस आवेश को अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भी बहुत छोटा नज़र आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश बोल देते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो ये करेगा, सपोज हमारे पास देखो ये प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये प्लस, ये माइनस, या ये माइनस और ये प्लस हमारे पास हो सकता है। ठीक है ना। यानी अकॉर्डिंग टू आपके मतलब जो सहूलियत होती है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। अगर स्टैंडर्ड तरीका से अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं अपन किसके? कूलाम के नियम का, तो अपन लेके चलते हैं यहाँ पर कि दोनों आवेश हमारे पास कैसे हैं? प्लस आवेश हैं। अब समझना ध्यान से कि अगर ये प्लस आवेश है तो इस प्लस को ये वाला प्लस क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और ये वाला प्लस इसको भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित। यानी दोनों ही फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। जब ये या तो प्लस प्लस होंगे तभी प्रतिकर्षण होगा, और माइनस माइनस होंगे तो भी हमारे पास क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन यदि हमने एक प्लस ले लिया और एक हमने क्या ले लिया? माइनस ले लिया, तो ये प्लस इसको क्या करेगा? आकर्षित, यानी ये प्लस इस पर आकर्षण फोर्स अप्लाई करेगा, जबकि ये वाला भी हमको क्या, ये जो माइनस वाला है ना, ये प्लस को भी हमारे पास क्या करेगा? आकर्षित यानी अट्रैक्ट करेगा। यानी जब हमारे पास समान नेचर के चार्जेस थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित। लेकिन हमारे पास विजातीय अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। लेकिन आपको याद ये रखना है कि कंडीशन चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे पास जो लगने वाला बल है ना, दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल क्या करेंगे? आरोपित करेंगे, और परिमाण दोनों का कैसा होगा? समान होगा। देखो, जब अपन बात करते हैं किसकी, कि जब किसी भी दो वस्तुओं का द्रव्यमान है और उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल की केवल प्रकृति होती है हमारे पास कौन सी? आकर्षण की प्रकृति होती है। लेकिन स्थिर वैद्युत बल की हमारे पास जो स्थिर वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है, उसकी जो नेचर यानी प्रकृति होती है वो आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की भी हो सकती है। तो कूलाम ये बोलता है कि चाहे किसी भी निकाय के अंदर कितने भी आवेश हो, लेकिन एक समय में हम सिर्फ दो आवेशों के मध्य क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और वो बोलता है कि जब दो आवेशित वस्तुएं, तो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल होता है हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल। और इस बल का जो परिमाण होता है हमारे पास,
वो इन दोनों वस्तुओं के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो हमारे पास क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दूसरा ये बोलता है कि सर इन दोनों के मध्य की जो दूरी है ना हमारे पास, जब इन दूरी को हम ज़्यादा कर देंगे तो बल का मान हमारे पास बहुत तेज़ी से क्या होगा, कम होगा, और दूरी को कम कर देंगे तो बल का मान बहुत तेज़ी से हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी के साथ हमारे पास जो बल है ना वो उल्टा हो रहा है, यानी दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल क्या हो रहा है, कम, और दूरी कम कर रहे हैं तो बल हमारे पास क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अर्थात बल का जो मान होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये तो बताया था किसने, हमारे पास कूलाम ने बताया था। अब इसको अगर साथ साथ हमने लिखा तो F बराबर हमको कितना मिला, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिला हमको। अगर हम इसका सदिश निरूपण करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आता था क्या, आर कैप। जो आर कैप हमारे पास होता है वो स्थिति सदिश होता है, इसको पोजीशन वेक्टर भी अपन बोलते हैं, और इसका मान हमारे पास होता है आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। जैसे ही इस आर कैप की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको एफ वेक्टर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन, देखो आर वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा और नीचे इसका आर आएगा तो आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर की पावर 3 हो जाएगा। यानी सदिश निरूपण हमारे पास क्या मिलेगा, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर क्यूब और आर वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन अब हमको इस रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में इसमें ये देखना है कि भाई ये तो हमने लिख दिया, लेकिन जो विपरीत फोर्स लग रहा है उसको किस तरीका से प्रूव करना है, तो इस चीज़ को अपन को समझने की जरूरत है। अब देखो सेम ये चीज़ है ना, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट हो गया जनरली किसका, कूलाम का। लेकिन अगर अपन बात करते हैं अभी, तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों प्लस हैं तो ये वाला फोर्स इसको इधर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला जो हमारे पास आवेश है ये इसको इधर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी ये इस पर बल लगा रहा है तो बल लग किस पर रहा है, 2 पर लग रहा है। लगा कौन रहा है, 1, तो इसको अपन राइट करेंगे F21 वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा तो इस बार बल किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है। लगा कौन रहा है, हमारे पास 2 लगा रहा है, तो इसको अपन राइट करेंगे F12 वेक्टर। देखो चाहो तो आप इसी सिस्टम के अंदर इसको डिनोट कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग निर्देश तंत्र बना लो और वहाँ पर इसको क्या कर देंगे, अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे सपोज यही दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को मैं किसी निर्देश तंत्र के अंदर लेके आ गया हूँ। यानी एक आवेश हमारे पास कितना हो गया, Q1, और दूसरा आवेश हमारे पास कितना हो गया, Q2 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि पहला दूसरे पर बल लगाएगा तो इस बल कैसे लगेगा, हमारे पास F21 वेक्टर होगा। हमारे पास क्या होगा, F21 वेक्टर होगा। ये ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी हमारे पास R1 वेक्टर, और यहाँ इसकी दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, R2 वेक्टर। सेम अब इन्हीं आवेशों को किसी दूसरे निकाय के अंदर अपन रखते हैं, और वो निकाय भी हमारे पास सेम है। अर्थात आवेश यहाँ पर कितना है, Q1, और यहाँ पर दूसरा आवेश हमारे पास कितना है, Q2। अब देखो अब फोर्स कौन सा लगाएगा, 2 लगाएगा किस पर, 1 पर, तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित तो करेगा। यानी बल किस पर लग रहा है, 1 पर। लगा कौन रहा है, 2, तो ये F12 वेक्टर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर अब आप देखो कि ये इस पर बल लगा रहा है ना, तो कूलाम के नियम के अनुसार यदि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था समीकरण, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमको दूरी पता नहीं है और यहाँ भी हमको दूरी पता नहीं है। यानी ये F21 है ना, तो यहाँ पर दूरी कितनी ले लेंगे अपन, R21 वेक्टर ले लेंगे, और यहाँ पर ये F12 है तो दूरी यहाँ पर कितनी ले लेंगे, R12 वेक्टर ले लेंगे। बात क्लियर हुई। अब देखो समझो ध्यान से, यहाँ इस बल का मेजरमेंट इधर हो रहा है और इस बल का मेजरमेंट इधर हो रहा है। जब अपन रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, है ना, रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन के अंदर या रिलेटिव अपन वेलोसिटी पढ़ते हैं, उसके अंदर हमको पता लगता है कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग कैसे निकालते हैं, या एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की जो गति होती है उसको किस तरीका से देखते हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है R21 वेक्टर, R21 वेक्टर को आप राइट कर सकते हो R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है R12 वेक्टर, इसको अपन राइट कर सकते हैं R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर। बात क्लियर। अब देखो सपोज मैं इस पूरी इक्वेशन से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो R12 इक्वल टू, हमारे पास माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। यानी ये हुआ R1 वेक्टर माइनस का, और ये माइनस का तो x का हो गया, प्लस का हो गया। अगर इसको अपन रीड करेंगे तो ये R2 माइनस R1 ही तो हुआ, और R2 माइनस R1 हुआ, तो R2 माइनस R1 का मान कितना है हमारे पास, R21 है ना। तो यहाँ पर अपन इसको राइट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन को कि R12 वेक्टर इक्वल्स टू, देखो R2 माइनस R1 क्या है हमारे पास, R21 वेक्टर, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है।
अब देखो इसका मतलब क्या हो कि R12 और R21 यानी आप डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ मेजर करो या डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ मेजर करो, यानी दोनों की दिशा बदल रही है लेकिन दोनों की पोजीशन नहीं बदल रही, यानी R12 और R21 का परिमाण हमारे पास कैसा है, समान, लेकिन माइनस दिशा इसको शो कर रही है कि एक बार दूरी अगर अपन लेफ्ट से राइट माप रहे हैं और एक बार अपन राइट से लेफ्ट माप रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। अब देखो देखा जाए तो ये दूरी है, लेकिन अगर सीधी डिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधी डिस्टेंस जो सीधी दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन, और ये विस्थापन है, तभी हम यहाँ पे क्या लेके आए हैं, माइनस, क्योंकि विस्थापन का मान हमारे पास धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। बात क्लियर है। अब देखो ये जो चीज़ है ना हमारे पास काम आएगी इसको दिखाने के लिए कि सर F21 वेक्टर और F12 वेक्टर का परिमाण तो कैसा है, समान, लेकिन दिशाएं दोनों की कैसी हो जाएंगी, हमारे पास विपरीत हो जाएंगी। तो इस समीकरण को अपन याद रखेंगे और थोड़ा सा अपन आगे इसको मिटा के करते हैं। देखो अगर मैं वैल्यूएशन करता हूं कि सपोज हमारे पास क्या है, F21 वेक्टर है, तो F21 वेक्टर सिंपली अपन जो कूलम का नियम है उसको लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है हमारे पास, R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा R21 कैप। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये पोजीशन वेक्टर है और आर कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर होती है। यहाँ पर हमने 21 लिया है तो हम भी यहाँ पर भी क्या लेंगे 21, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 21, ये भी क्या हो जाएगा 21। जब ये R21 कैप की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास समीकरण मिलेगी F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, देखो इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा R21 वेक्टर और नीचे R21 आएगा ना, तो R21 की पावर 2 और R21 की पावर 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, यानी R21 की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 3। अगर हम बात करते हैं जो ये फोर्स है हमारे पास F21 वेक्टर, यानी 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल, 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल, उसका जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो आएगा वो परिमाण हमारे पास होगा K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर। अगर सेम यही कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं कि सर 2 वाला जो हमारे पास आवेश है वो 1 पर बल आरोपित करेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इस फिनोमिना के अंदर 2 की जगह 1 लिख देना है और 1 की जगह हमको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, हमारे पास सेम कंडीशन आ जाएंगी। यानी हम बात करेंगे किसकी, चलो देखो अपन बात कर रहे थे कि सपोज ये हमारे पास F21 है ना, अगर हम F12 की बात करेंगे ना तो यहाँ पर 2 की जगह 1 कर देना और 1 की जगह क्या कर देना, 2 कर देना, या कि जहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है उसको 2 से रिप्लेस कर दो और 2 आ रहा है उसको 1 से रिप्लेस कर दो। यानी हमारे पास F12 वेक्टर का जो मान मिलेगा वो मिलेगा हमको K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर R21 है तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा R12 क्यूब और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा R12 वेक्टर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले अभी अपन ने देखा था कि R12 का मान यानी R12 वेक्टर ये हमारे पास माइनस का R21 वेक्टर, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं अपन कि सर R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का R12 वेक्टर, क्योंकि किसी एक के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, परिमाण तो समान है, R12 इज इक्वल टू R21 करो या R21 इज इक्वल टू R12 करो, बात समान है, लेकिन हमारे पास दिशा दोनों की अलग है, तो किसी एक के आगे माइनस लगा दो जो हमारे पास विपरीत दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं किसको कि सर R12 की जगह अपन क्या पुट कर देते हैं, माइनस का R21। तो देखो ये R12 था तो R12 की जगह मैंने पुट कर दिया R21 और ये किसका आया, माइनस का। इस माइनस को उठा के मैं यहाँ पे लगा दूँ तो हमारे पास ये समीकरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं इस R12 को भी R21 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि इन समीकरण से देखो कि R12 और R21 परिमाण तो समान ही है, तो इस R12 को भी मैं R21 से रिप्लेस कर देता हूँ और फिर अपन इनको उठा के देखते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो हमको नज़र आते हैं कैसे, सेम नज़र आते हैं दोनों। यानी देखो एक बार, यानी हम इन समीकरण को, एक तो इस समीकरण को देखेंगे और एक इस समीकरण को देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है F21 वेक्टर। ये जो मैंने बॉक्स है इसके अंदर इस समीकरण को लिखा है, ये समीकरण हमारे पास किसके जैसा दिख रहा है, F21 के जैसा दिख रहा है, और ये हमारे पास क्या है F12, तो यानी F21 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, F12 वेक्टर होगा। लेकिन आगे क्या आ रहा है, माइनस, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है, अर्थात F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। जो कूलम के नियम के सदिश निरूपण से हमको प्रूफ यही करना होता है कि वस्तु या किसी कोई भी हमारे पास एक आवेशित पिंड है, उस पहले आवेशित पिंड पर
दूसरा आवेशित पिंड बल लगाएगा और दूसरे आवेशित पिंड पर पहला आवेशित पिंड बल लगाएगा, तो उन बल के परिमाण तो कैसे होंगे, समान, और उनकी दिशाएं एक दूसरे कैसी होंगी, विपरीत होंगी। बात क्लियर? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन अगर इसको आपको समझना है कि भाई आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझना चाहते हो, जो कूलाम का नियम का सदिश निरूपण है इसको समझना चाहते हो, तो इससे पहले आपको जो पहले वाला लेक्चर है ना उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कूलाम के नियम को समझाया गया है। तो कूलाम के नियम को जब समझोगे ना उसके बाद ही, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि कूलाम के नियम क्या था, लेकिन अगर प्रॉपर वे में आप देखना चाहते हो तो इसको देखने से पहले रिकमेंडेशन ये होगी कि भाई इससे पहले वाला वीडियो आप देख पाओ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर काम आता है, और उसका नाम है हमारे पास परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब परावैद्युतांक देखो नाम सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई इससे परावैद्युतांक का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो पोर्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या ही मतलब होगा, लेकिन ये जो परावैद्युतांक है ना ये हमको बताता है कि कोई भी हमारे पास दो आवेशों का निकाय है, ये आवेशों का निकाय ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन एक समय में अपन जो स्टडी करेंगे वो दो आवेशों के बारे में करेंगे। तो ये बताता है कि सपोज एक तो हमारे पास अपन बात करते हैं किसकी, वायु की, यानी कोई हमारे पास एक स्थान है जहाँ पर वायु है, और एक हमारे पास स्थान है जहाँ पर हमारे पास कोई माध्यम है, कोई मीडियम है हमारे पास, जैसे पानी हो सकता है वहाँ पर, है ना, या कोई और हमारे पास ऑयल वगैरह या कोई अलग सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन वायु नहीं है कि कोई माध्यम है वहाँ पर। हम दो आवेशों की बात करते हैं कि सपोज एक आवेश Q1 है और एक आवेश हमारे पास क्या है Q2, और यहाँ पर क्या है हमारे पास वायु है, इनके बिटवीन हमारे पास क्या है, वायु यानी एयर है हमारे पास, और इन्हीं दो आवेशों को हम उठा के किसी माध्यम में डाल देते हैं, यानी यहाँ पर कोई क्या हमारे पास माध्यम है ना। अगर यहाँ पर वायु है तो इनके मध्य लगने वाले बल को हम प्रदर्शित करेंगे F0 से, किससे, F0 से, और यहाँ पर जो माध्यम को अपन मीडियम बोलते हैं तो इनके मध्य लगने वाले बल को अपन प्रदर्शित करेंगे किससे, Fm से करेंगे। तो जो परावैद्युतांक होता है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन r से, किससे, एप्सिलॉन r से। अगर हम बात करें कि सर एप्सिलॉन r होगा क्या हमारे पास, तो देखो मैंने क्या बोला कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। यानी एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या हुआ, F0 अपॉन Fm। F0 क्या है, वायु या निर्वात में लगने वाला बल, और Fm हमारे पास क्या है, माध्यम में लगने वाला बल। अगर हम बात करते हैं कि सर F0 का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा इसके लिए, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैंने आपको K का मान दो बताए थे, एक तो बताया था 9 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻+ जो अपन कूलाम स्क्वायर, और मैंने ये भी बोला था कि सर K का मान हमारे पास एक अलग भी होता है 1/4πε0। जब हमारे पास आवेश निर्वात में रखे होंगे तो K का मान हमको मिलेगा 1/4πε0, लेकिन जब हमारे पास ये आवेश किसी माध्यम में रखे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास मान हो जाएगा 1/4πε नोट कीजिए क्या हो जाएगा m, और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो जब ये F0 का मान है हमारे पास और ये हमारे पास किसका मान है, Fm का, जब ये दोनों मान इस समीकरण के अंदर पुट किए जाएंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो यहाँ पर आ रहा है Q1 Q2, यहाँ पर आ रहा है Q1 Q2, यहाँ पर आ रहा है R स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है R स्क्वायर, यानी इन दोनों का अनुपात निकालेंगे अपन। सपोज चलो पुट कर देते हैं एक बार, देखो एक बार रफ कर देते हैं इसको, आप देख लेना एक बार शांत। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू देखो क्या है, F0 का मान क्या आएगा हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, और Fm का मान निकालोगे तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, 4π से 4π गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, बचा क्या 1/ε0 अपॉन 1/ε। इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन तो ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन किधर हो जाएगा, नीचे। अगर अपन इसको राइट करना चाहें तो हमारे पास ये मिलेगा एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर आपको पता है कि एप्सिलॉन r को अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, और एप्सिलॉन m को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता। अर्थात दूसरी परिभाषा की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे कि परावैद्युतांक
माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर। अब देखो माध्यम की विद्युतशीलता है हमारे पास और निर्वात की विद्युतशीलता है हमारे पास, ऊपर विद्युतशीलता नीचे विद्युतशीलता, तो ये कैसी राशि होगी, एक मात्रकहीन राशि होगी, और मात्रकहीन राशि है तो हमारे पास विमाहीन राशि भी होगी। ये जो परावैद्युतांक का मान है वो हमारे पास अलग अलग होता है सारे पदार्थों के लिए। जैसे वायु की अपन बात करें तो 1.0059 होता है, अगर निर्वात की बात करें तो हमारे पास 1 होता है, आसुत जल की बात करें तो हमारे पास 80 होता है, और धातुओं की बात करें तो हमारे पास इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। बाकी ग्लिसरीन और ग्लास के लिए भी हमारे पास मान होते हैं। जनरली हमको जो याद करने की जरूरत है वो हमको पता होना चाहिए कि निर्वात में इसका मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान देना है कि एप्सिलॉन आर का मान अगर बात की जाए तो हमारे पास जनरली 1 से कम नहीं होता। अगर एप्सिलॉन आर का मान अगर 1 से कम नहीं होता तो हमारे पास जो समीकरण है, क्योंकि हमको कंपेयर करना है कि बल का मान निर्वात या वायु में अधिक लगेगा या माध्यम में अधिक लगेगा, तो हम बात कर रहे थे कि सर एप्सिलॉन आर इक्वल टू हमारे पास है F0/Fm, और मैंने क्या बोला कि एप्सिलॉन आर का मान या तो 1 से बड़ा होगा या हमारे पास कैसा होगा, 1 होगा, लेकिन 1 से छोटा कभी भी नहीं होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो F0 बराबर हमारे पास आएगा एप्सिलॉन आर इंटू Fm। जब एप्सिलॉन आर का मान अगर निर्वात को हटा दिया जाए, निर्वात का मान 1 होता है, अगर निर्वात के अलावा किसी भी माध्यम की बात की जाए तो एप्सिलॉन आर का मान कुछ तो होगा हमारे पास, 1 से ज़्यादा होगा, और जब 1 से ज़्यादा मान होगा तो इस पूरे जो ये कंप्लीट हमारे पास है एप्सिलॉन आर इंटू Fm, तो इस वैल्यू का मान हमेशा हमारे पास Fm से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और Fm से ज़्यादा होगा हमारे पास तो F0 का मान Fm से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। इससे हमारे पास ये निष्कर्ष निकला कि कोई भी हमारे पास आवेशित वस्तुएं, उनके मध्य निर्वात में लगने वाला बल और उनके मध्य माध्यम में लगने वाले बल का जो अंतर होगा वो ये होगा कि सदैव जो निर्वात में बल लगेगा उसका मान माध्यम में लगने वाले बल से हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यही हमारे पास क्या है, वस्तुओं का परावैद्युतांक है। तो आज हमने जो थोड़ा सा स्टडी की है उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कूलाम का नियम। फिर कूलाम के नियम को थोड़ा समझने के बाद अपन ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, इसका सदिश निरूपण पढ़ा। आई होप वो सारी चीज़ समझ में आई होंगी। फिर हमने परावैद्युतांक की बात की, और परावैद्युतांक के अंदर मैंने ये बोला कि परावैद्युतांक हमको एक डिस्क्रिमिनेशन देता है, एक कंपेरिजन कराता है कि माध्यम में कितना बल लगेगा और निर्वात में कितना बल लगेगा। और इस फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परावैद्युतांक की बात करें तो वायु में ज़्यादा बल लगता है एज कम्पेयर टू माध्यम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई, और इस पर अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप एक ये भी कर सकते हो कि भाई अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करो, है ना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो और बाकी लोगों तक शेयर करो इस चीज़ को, ठीक है ना। और कंटिन्यू बेसिस पे क्लासेस चलती रहेंगी, इसमें कोई भी मतलब ये भाई एरर नहीं आएगा या गैप जनरेट नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।